नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील पांडे और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और खास तौर पर यह विषय हमारे विद्यार्थियों के लिए और ऐसे सभी देश के नागरिकों के लिए भी जिनकी हमारी विदेश नीति में रुचि है और आज पूरी दुनिया में हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं और वे बदलाव आने वाले समय में किस प्रकार का रूप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमें किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है, स्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है, और उसी प्रकार से हम अगर विदेश नीति को समझना चाहें, किसी भी देश की विदेश नीति हो, तो उसके लिए मैं आपको एक मॉडल आज बताता हूं कि कैसे हम किसी भी देश की विदेश नीति को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, किसी देश की विदेश नीति को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं और आपको जब भी व्याख्या करनी है किसी देश की विदेश नीति की, तो हमेशा आपको इन्हीं 4 तत्वों को ध्यान रखना है। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है किसी भी देश की, जिसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, अर्थात भू राजनीति, पहला महत्वपूर्ण तथ्य है। जियो पॉलिटिक्स या भू राजनीति का अर्थ क्या है? किसी भी देश की राजनीति पर प्रभाव डालने वाले भौगोलिक तत्व। किसी देश की राजनीति हो, चाहे भारत की राजनीति हो, पाकिस्तान की, चीन की, नेपाल की, किसी भी देश की राजनीति पर प्रभाव डालने वाले जो भौगोलिक तत्व होते हैं, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, वो कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम कहते हैं भू राजनीति। अब देखिए, किसी देश की भू राजनीति कैसे उसको प्रभावित करती है। भारत की भू राजनीति देखें तो किस प्रकार से भारत एक प्रायद्वीप है, हम एक सब कॉन्टिनेंट हैं, और इस प्रायद्वीपीय व्यवस्था में समस्या क्या है कि हम समुद्र से 3 तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ ऊंचा हिमालय है। लंबे समय तक भारत को एक प्राकृतिक सुरक्षा मिलती रही और हिमालय हमारे लिए एक दीवार की तरह था। हालांकि जितने विदेशी आक्रमण हुए वो खैबर और बोलन दर्रे के द्वारा हुए, लेकिन कभी भी कोई ऐसा नौसैनिक आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। तो भारत को जो प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही हमेशा हमारी विदेश नीति में। हालांकि हमारे चोल शासकों ने, दक्षिण भारत में जो महत्वपूर्ण चोल राजवंश हुआ, उन्होंने अपनी नौसेना को आगे बढ़ाया और कई ऐसे द्वीपों पर विजय प्राप्त किया। उन्होंने लंका को जीता, आज के इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन द्वीपों पर विजय प्राप्त किया। हमें जो एक प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी, यह प्राकृतिक सुरक्षा जैसे ही इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आई, ऐसी मिसाइलें जिन्होंने पूरी तरह से इस भौगोलिक जो हमें विशेषाधिकार प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया। तो जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता गया, वैसे वैसे सारे संदर्भ बदलते गए। तो पहला महत्वपूर्ण पक्ष होता है किसी भी देश के लिए, जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, उसकी भू राजनीति बिल्कुल अलग होगी, उसकी जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि उसके आसपास ऐसे देश नहीं हैं जिनसे उनकी आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। भारत के साथ समस्या क्या है? हम जिन देशों से घिरे हुए हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनके यहां राजनीतिक अशांति है, उनकी कई घरेलू समस्याएं हैं और उसका पूरा प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है, चाहे वह अवैध रूप से घुसपैठिए हों। अभी आपने हाल ही में देखा, रोहिंग्या की समस्या आई। लंबे समय से अवैध अप्रवास की समस्या भारत में आ रही है। पाकिस्तान किस प्रकार से अप्रत्यक्ष युद्ध भारत के खिलाफ लगातार कर रहा है। तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला जो तत्व है वह है जियो पॉलिटिक्स, अर्थात किसी भी देश पर प्रभाव डालने वाले भौगोलिक तत्व। अब एक देखिए, यहां बड़ी मजेदार चीज है कि हमें भू राजनीति में कई सकारात्मक चीजें भी हैं, लेकिन कई नकारात्मक चीजें हैं। नेपाल जैसा देश, उधर अफगानिस्तान, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, अर्थात भू आवेष्टित हैं। वो चारों ओर से, उनके समुद्र उनके पास नहीं है और चारों ओर से अन्य देशों से घिरे हुए हैं। उनकी भू राजनीति, उनकी विदेश नीति कैसे प्रभावित कर रही है कि हमेशा उनकी निर्भरता अन्य देशों पर बनी रहेगी। कभी उनकी विदेश नीति संप्रभु नहीं हो सकती, स्वतंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी प्रकार के आयात निर्यात के लिए, किसी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था के लिए हमेशा वो अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर होंगे। इस मामले में अगर हम अपने देश की भू राजनीति देखें तो हमें कुछ खतरे निश्चित रूप से हैं। कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां अशांति कारण हमें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन
जो हमारी समुद्री सुरक्षा है आज जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। पहले हमारे लिए यह एक प्रकार का प्राकृतिक दुर्ग था, एक नेचुरल फोर्ट की तरह काम करता था, लेकिन आज जब से खासतौर पे बैलिस्टिक मिसाइल्स आई और ऐसी सब मैरीन्स आई, ऐसी पनडुब्बियां आई, हाल ही में हम्बन टोटा वाला मामला आपने देखा, कैसे भारत की सुरक्षा चिंताएं सामने आई हैं और कैसे आज पूरे दुनिया की रुचि हिंद महासागर में बढ़ी है। तो आज कैसे हमारी सुरक्षा चिंताएं सामने आई हैं। तो पहली महत्वपूर्ण चीज समझनी होती है विदेश नीति में, वह है भू राजनीति, यानी उस देश पर कौन कौन से भौगोलिक तत्व हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं। यह पहला महत्वपूर्ण पक्ष होता है किसी भी देश के लिए। हमारी विदेश नीति अलग होगी, चूंकि नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसकी कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसकी विदेश नीति दूसरे प्रकार की होगी। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है और इस कारण से उसकी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि उसके आसपास कोई पड़ोसी देश नहीं है। उसकी जो सबसे बड़ी चिंता होगी वह केवल अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना होगा। तो पहला महत्वपूर्ण पक्ष भू राजनीति। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह है भू जियो पॉलिटिक्स और दूसरा है जियो स्ट्रेटजी, यानी भू रणनीति। भू रणनीति क्या होती है? उन्हीं भौगोलिक पक्षों के आधार पर जब कोई देश अपनी रक्षा और सुरक्षा, अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए नीतियां बनाता है, उसको हम भू रणनीति कहते हैं। इस संदर्भ में भारत की भू रणनीति क्या है, वे कौन कौन से तत्व हैं जो हमारी विदेश नीति पर प्रभाव डालते हैं, हमारी जियो पॉलिटिक्स कैसी है, उसके आधार पर किस प्रकार से हम अपनी रक्षा और सुरक्षा को निर्धारित करते हैं। तो भारत की जियो स्ट्रेटजी क्या है? हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन, हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व, हमारे देश के नागरिकों का नैतिक बल, उनके पास कितनी मॉरल पावर है, और सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो सेना है, हमारे पास किस प्रकार के सैन्य संसाधन हैं, वह महत्वपूर्ण हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी विदेश नीति के लिए। तो पहले दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं भू राजनीति, भू रणनीति, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटजी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है विदेश नीति के लिए वह है किसी भी देश का राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी देश हमेशा जो निर्णय लेता है अपनी विदेश नीति के संदर्भ में, उसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है वह होता है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। भारत का जो राष्ट्रीय हित है, जब देश को आजादी मिली तो गांधी जी ने कहा हमको केवल राजनीतिक आजादी मिली, अभी हमको आर्थिक और सामाजिक आजादी प्राप्त करनी है। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हम किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अशिक्षा, भुखमरी, कुपोषण और हमारी जो बाकी आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तो भारत न तो नाटो में शामिल हुआ, न वार्सा पैक्ट में शामिल हुआ, और भारत ने गुट निरपेक्षता का रास्ता चुना। यह हमारा राष्ट्रीय हित था, यह हमारी भू राजनीति थी कि एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नेतृत्व में नाटो का जिस प्रकार से विस्तार हो रहा था, दूसरी तरफ साम्यवादी शक्ति सोवियत संघ किस प्रकार से आगे बढ़ रही थी। दोनों गुटों में शामिल न होकर के हम गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे ताकि हम अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार दे सकें और उनके हितों की रक्षा कर सकें। तो कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को आज के संदर्भ में देखें तो हमारे राष्ट्रीय हित क्या हैं, हमें किन चीजों के आयात निर्यात की आवश्यकता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि पूरी दुनिया में हमारी जिस प्रकार से आवश्यकताएं बदल रही हैं, तो वहां पर हम किस प्रकार के कदम उठाएंगे। राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। कोई भी राष्ट्र जब निर्णय लेगा तो अपने राष्ट्रीय हितों को देखेगा। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कंटेम्परेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व। समकालीन विश्व की क्या चुनौतियां हैं, कंटेम्परेरी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। आजादी के बाद भारत ने देखा, खासतौर पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, किस प्रकार से सैनिक गुटबंदी प्रारंभ हुई और पूरी दुनिया बायोपोलर हो गई, द्विध्रुवीय विश्व सामने आया। एक तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट जितने साम्यवादी देश थे, दूसरी तरफ नाटो का विस्तार हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में, और पूरे दुनिया में बड़े पैमाने पर हथियारों की दौड़ प्रारंभ हो गई। अब यहां समस्या क्या आई कि उस समय भारत ने तो गुट निरपेक्षता का रास्ता चुना, लेकिन जैसे ही
1989 से 91 के बीच सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, सोवियत संघ का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बदल गई, समकालीन विश्व बदल गया, क्योंकि अब एक ध्रुवीय विश्व के खतरे प्रारंभ हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज आई, इसके बाद जो भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन प्रारंभ हुआ, तो अब पूरी दुनिया जो है वो पूरी तरह से बदल गई। तो समकालीन विश्व में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उसके अनुरूप कोई भी देश अपनी विदेश नीति बनाता है। हमें जो कंटेम्परेरी चैलेंजेस होते हैं, कंटेम्परेरी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, समकालीन अवसर होते हैं, समकालीन संकट होता है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम विदेश नीति अपनाते हैं। तो यह मैंने आपको एक किसी भी देश की विदेश नीति को समझने का आधार दिया। तो जब भी आप किसी देश की विदेश नीति समझें, उसको हम गहन रूप से जानने की कोशिश करें, तो इन 4 तत्वों पर हमें जोर देना है। किसी देश की भू राजनीति, अर्थात किसी देश की राजनीति पर प्रभाव डालने वाले भौगोलिक तत्व, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं। नंबर 2, उसके अनुसार वो किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपना रहा है, रणनीति अपना रहा है। तीसरा, किसी भी देश का जो राष्ट्रीय हित होता है। और चौथा है समकालीन विश्व। ये 4 चीजें हैं जो विदेश नीति का मूल आधार होती हैं, और इन्हीं आधारों पर विदेश नीति आगे बढ़ती है। जिस देश की जो स्थिति होगी, उसकी जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स, उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या है और कंटेम्परेरी वर्ल्ड क्या है, उसके अनुसार वह अपनी विदेश नीति अपनाएगा और उसी प्रकार से वह देश निर्णय लेगा। जैसे अगर आप भारतीय संदर्भ में हमारी विदेश नीति देखें, तो ये चारों चीजें आजादी के बाद किस प्रकार थी, कैसे उनमें बदलाव आता चला गया, कैसे हमारे राष्ट्रीय हित बदलते गए, समकालीन विश्व बदलता गया, और भूमंडलीकरण के बाद 1991 के बाद किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आया और हमारी विदेश नीति उसी अनुसार बदलती गई। आज किस प्रकार के खतरे हैं, उससे निपटने के लिए हमारी क्या रणनीति है, भारत का आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से कद बढ़ा है, और कैसे हम ज्यादा बेहतर भूमिका निभा सकते हैं आज की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, उसको समझने के लिए निश्चित रूप से यह जो मैंने आपको डिस्कशन किया, मैंने आपको उसके मूल आधार बनाए, यह निश्चित रूप से उसके लिए आपको सहायक होगा। धन्यवाद।